अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ हैं डॉक्टर हसन बुखारी। आज के स्पेशल एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू जो कि CNN के एंकर और सहाफ़ी बयाना को दिया गया। इंटरव्यू में बयाना ने काफ़ी चुभते हुए सवालात किए शाह महमूद कुरैशी साहब से, जिसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेकिन अगर वही सवालात हम डॉक्टर हसन बुखारी के सामने रखें तो किस तरह के जवाब देते? डॉक्टर साहब, हमने देखा, आपने भी इंटरव्यू देखा, मैंने भी इंटरव्यू देखा, दुनिया के काफ़ी साइटों में काफ़ी कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू बन गया। उसमें उन्होंने उनसे पहला सवाल जो किया था वो ये लिखा। पहला सवाल का मतलब ये नहीं है मेरा कि जी उसमें काफ़ी इंट्रोडक्शन वगैरह भी थे, बार बार वो एम्बेसडर कह जा रही थी क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा वो कह रही थी। एक सवाल उन्होंने लिखा कि इजराइल मीडिया के अंदर उसके कनेक्शंस हैं, वो उसे कंट्रोल करते हैं और बड़ी डीप पॉकेट्स हैं, ये उन्होंने बात की, जिस पे बयाना को काफ़ी तकलीफ हुई और एकदम उन्होंने कहा कि मैं आई डिसएग्री विद दैट। क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि आई एम ऑफेंडेड विद दैट, दिस इज एन एंटी सेमिटिक ट्रोप, बहुत ही जुल्म कर दिया आपने। तो हाँ, बड़ी कुछ उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी ये परसेप्शन है पूरी दुनिया में, तो उनका दिस इज रॉन्ग परसेप्शन। और उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर ओनस नहीं है कि हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, आप जैसे लोग जो पोजीशंस ऑफ पावर में, उनकी जिम्मेदारी है कि इस रॉन्ग परसेप्शन को कर्ब करें। अब इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, वो ये कि इज़ द परसेप्शन रॉन्ग। एक बहुत अच्छी स्टडी है और आई रिकमेंड कि हर बंदे को जिसको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो पढ़नी चाहिए। 50 years of occupation, a sentiment and n-gram analysis of US mainstream media coverage of the Israeli occupation of Palestine। इसके ऑथर्स उसैद सिद्दीकी और अवैस ज़हीर हैं। मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो ट्विटर का एक हैंडल है फिडाटो के नाम से, आई वुड लाइक टू गिव अ नोट टू हिम। उनकी बदौलत मुझे इसका पता चला, फिर मैंने ये पढ़ी और उसमें उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्टिवली न्यूज़ मीडिया की टाइप्स हैं। एक तो न्यूज़ मीडिया में उन्होंने अमेरिका के 5 लीडिंग न्यूज़पेपर्स का तज्जिया किया और उन्होंने ऑब्जेक्टिवली ये चीज़ साबित की कि जो टर्म्स इसराइलीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़लस्तीनियों को टेररिस्ट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपीयर होती हैं हेडलाइंस में भी और कंटेंट में भी। जबकि जो वर्ड फ़लस्तीनी यूज़ करते हैं, ऑक्यूपेशन, जो कि है ऑक्यूपेशन, फ़लस्तीनी इलाका उन्होंने ऑक्यूपाई किया, वह सारी दुनिया इस बात को मानती है, UN इस बात को मानता, वो अल्फाज सेंसर किए जाते हैं, वो अल्फाज यूज़ नहीं किए जाते। इसराइली हेडलाइंस को पॉजिटिव कोनोटेशंस दी जाती हैं, फ़लस्तीनियों को नेगेटिव कोनोटेशंस दी जाती हैं। ये शो किया जाता है कि फ़लस्तीनी एग्रेसर हैं, वो जालिम हैं, हालांकि मुल्क पर कब्जा उनके, बंदे उनके मरते हैं, लेकिन कोनोटेशन ये दी जाती है 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स 250% ज़्यादा कवरेज मिलती है इसराइलीज़ को। जब 2014 में फॉर एग्जांपल इसराइल ने गज़ा पर बड़ा खौफनाक अटैक किया, 2200 अशखास शहीद किए, जिनमें से 600 से ऊपर बच्चे थे, उसमें CNN ने 4 टाइम्स इसराइल को ज़्यादा कवरेज दी, इसराइल के नुमाइंदे ज़्यादा बुलाए, इसराइली अमेरिका के एम्बेसडर माइकल ओरेन 6 दफ़ा है, जबकि टोटल 4 दफ़ा फ़लस्तीनी गेस्ट को बुलाया गया। 4:20 ये कवरेज का हाल है। आप ये कवरेज दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम बड़े न्यूट्रल हैं और इस मीडिया पर कोई इसराइली असर नहीं है, तो आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिविटी की बात करें ना, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, एक तो ये स्टडी होगी, और चीज़ें भी देख लेते हैं। अभी यह वाक़या 21 मई का, जुम्मे के रोज़ का, एमिली वाइल्डर्स एक खातून है और एंटी सेमिटिज्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एमिली वाइल्डर्स इज जूइश। एमिली वाइल्डर्स स्टैनफोर्ड से पढ़ी हैं, उन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री की, उसके बाद उन्हें जॉब मिली एसोसिएटेड प्रेस में, उनको फायर कर दिया गया अपनी जॉब से। अभी फायर करने की वजह क्या थी कि एमिली वाइल्डर्स ने एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि हम लोग ये अल्फाज यूज़ नहीं करते, ऑक्यूपेशन, सीज, इनकी जगह वॉर यूज़ करते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो इसराइलियों को बेहतर लाइट में दिखाते हैं। और क्या ये मीडिया की अनबायस्ड कवरेज है? क्या इस कवरेज को अनबायस्ड कहा जा सकता है? इस बात पर उनको नौकरी से फायर कर दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, और वो खुद भी यहूदी हैं। इस हद तक इन्फ्लुएंस है। एक CNN के मशहूर एंकर थे रिक सैंचेस, उन्होंने ये बात कही कि मीडिया पर यहूदियों का कुछ इन्फ्लुएंस है, उनको नौकरी से फायर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात और भी हैं, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, नहीं तो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा ऑन दैट। और बल्कि बियाना जो इस तरह तुनक कर बोली, उसमें मुझे तो यही लगा कि शायद उनको भी अपनी जॉब का बहुत सख्त खतरा लाग हो गया और ये हाँ उनकी दुम पे। लेकिन उससे फिर उनका अगर आप पर्सनल बायो चेक करें तो शी इज़ रशियन जूइश, और अगर आप ज़ायनिस्ट की हिस्ट्री देखें ना, तो ज़ायनिज़्म की सारी तहरीक रशियन ज्यूज से उठी है।
तो आई डोंट नो वेदर शी इज अ ज़ायनिस्ट और नॉट, बट इफ शी इज देन दैट एक्सप्लेन्स आल्सो समथिंग कि उनको इतना बुरा क्यों लगा। हाँ, और ये ऑब्जेक्टिव आता है। और दूसरा मीडिया देख लेना, एक तो न्यूज़ मीडिया, एक दूसरा मीडिया जो कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, हॉलीवुड है, मूवीज़ है। आप मुझे बताएं हॉलोकॉस्ट पर कितनी मूवीज़ बनी है? दे आर इन हंड्रेड्स, बेतहाशा मूवीज़ बनी है। वर्ल्ड वॉर 2 मैसिव ह्यूमन ट्रेजेडी। मैं नहीं कहता जी कि यहूदियों के साथ जुल्म नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, बहुत ज्यादती हुई। हाई एस्टीमेट है कि 5.8 मिलियन ज्यूज वर किल्ड ऑफ बाय द नाज़ीज़। ठीक, आपने शिंडलर्स लिस्ट जैसी मार्का तो लारा मूवी बनाई और डायरेक्टर स्पीलबर्ग थे, वो भी ज्यूइश हैं, तो एक चीज़ आपको नज़र आती है कि एक सिनर्जी नज़र आती है। 5.8 मिलियन ज्यूज मारे गए, एक कैटास्ट्रॉफी थी, बाकी किसी पर जुल्म नहीं हुआ। 1 करोड़ रशियन सिविलियंस डायरेक्टली जर्मन आर्मी और जर्मन एसएस के एक्शंस का, क्रिमिनल एक्शंस का शिकार हुए। कितनी मूवीज बनी हॉलीवुड में? कितनी? रशियंस के ऊपर तो कोई 8.1 मिलियन चाइनीज शिकार हुए, 80 लाख से ऊपर। कितनी मूवीज बनी? जापानीज का कितनी मूवीज बनी? तो क्या 5.8 मिलियन पोलिश भी शिकार हुए जेनोसाइड का? कोई मूवी नहीं है डॉक्टर साहब। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि इतनी डिसप्रोपोर्शनेट कवरेज, उस पर अगर कोई बंदा कहे कि ये इन्फ्लुएंस का नतीजा नहीं है, तो फिर किस चीज़ का नतीजा है? फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। फिर मैं तो बयाना से ये सवाल करता कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए फिर कि क्यों इतनी लॉपसाइडेड कवरेज होती है, क्यों इसराइलियों को हर जगह पॉजिटिव कॉनोटेशन दी जाती है, जो कि यूएन के मुताबिक ऑक्युपायर है। डॉक्टर साहब, इंटरव्यू के दौरान एक और चीज़ ये थी जो मैंने देखा कि बयाना ने एंटीसेमेटिक पर उनकी लग रहा था सुई अटक गई, और बार बार वो शाम मुझसे कह रही थी कि आप इसे कंडेम करें, कुछ करें, ये करें। क्या लग नहीं रहा था कि आपको बड़ा पर्सनलाइज किस्म का उन्होंने इस पर एडवांटेज ले लिया? कुछ लग रहा था, और वो बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह शाह महमूद साहब को एंटीसेमेटिक लेबल किया जाए। सेमेटिक, सामी और नस्ल, अरब भी सामी और नस्ल है। शाह महमूद खुद सैयद बादशाह हैं, वो भी सामी और नस्ल है, वो भी सेमेटिक है। मुसलमान तो एंटीसेमेटिक हो ही नहीं सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो है वो सेमाइट्स में आती है। एंटीसेमिटिज्म एक टर्म है जो कॉइन की गई थी जर्मनी में 1800 में, और अब इस टर्म को ज्यूज ने मोनोपोलाइज कर लिया कि एंटीसेमिटिज्म का मतलब है ज्यूज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बात। लेकिन शाह महमूद साहब ने क्या कहा कि इसराइली इन्फ्लुएंस है, इसराइल को हर जगह पॉजिटिव दिखाया जाता है, उनकी डीप पॉकेट्स हैं। उन्होंने ज्यूज का नाम नहीं लिया। ज्यूज, सारे ज्यूज तो एमिली वाइल्डर्स ज्यू नहीं है। एमिली वाइल्डर्स को जॉब से फायर करना मेरे नजदीक ज्यादा बड़ा फिर एंटीसेमिटिज्म है, बजाय इसके, जो कि बात सच है। एमिली वाइल्डर्स को सच कहने पर जॉब से निकाला गया, इस पर मैं फिर एंटीसेमिटिज्म का केस बनाता। ये कौन सा एंटीसेमिटिज्म है कि एक रियलिटी को बताया जाए, एक क्रिमिनल के क्राइम को बेनकाब किया जाए, और आप कहें कि आप तो एंटीसेमिटिक हो गए। है उनका मीडिया पर इन्फ्लुएंस, सारी दुनिया ये बात जानती है कि ज़ायनिस्ट का मीडिया पर इन्फ्लुएंस है, और जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ज़ायनिस्ट के हक में वो सारे ज्यूज हैं भी नहीं, उनमें नॉन ज्यूइश पीपल भी हैं। तो इस चीज को एंटीसेमिटिज्म कहना किसी लॉजिक, किसी रूह से बनता ही नहीं। सिर्फ उनकी एक वही बात जो आपने कही कि सुई अटक चुकी थी, उन्होंने एंटीसेमिटिक लेबल करने की कोशिश करनी थी। लेकिन बात तो यह किस बेस पर आप एंटीसेमिटिज्म की बात कर रहे हैं, और बार बार 4 दफा उन्होंने कहा आप एंटीसेमिटिज्म को कंडेम करें। अच्छा, वो कोई बात करते थे ना उस इंटरव्यू में, जैसे कि शाह महमूद ने कहा, मेरे पास ये ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, उसमें उन्होंने लिखा कि जी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया इसराइल के मजालिम पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो उन्होंने कहा जी कि आप एंटीसेमिटिज्म पर क्यों नहीं बोलते, आप एंटीसेमिटिज्म को क्यों कंडेम नहीं करते, प्रोटेस्ट में भी एंटीसेमिटिज्म हो रहा है। शाह महमूद ने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। उन्होंने कहा डज दैट इंक्लूड कंडेमिंग एंटीसेमिटिज्म? हर जगह उनकी सुई अटकी हुई है। अगर आप इतनी अग्रेसिव हो रही हैं, और वो खातून कुछ यानी कि उनके मैनर्स तो कुछ ऐसे ही थे, तो फिर मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, वो ये है कि बियाना साहिबा आप तक आयलत शकैत को जानती हैं? आयलत शकैत इज अ लीडिंग इसराइली पॉलिटिशियन। शी हैज बीन इसराइली मिनिस्टर ऑफ जस्टिस फॉर 5 years इन द पास्ट। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रही हैं, जस्टिस फैला रही है इसराइल में। उनका बयान है, बहुत ही जबरदस्त बयान है आयलत शकैत का। आयलत शकैत ने कहा कि टेररिस्ट को मारना ये क्या स्ट्रेटजी है? वो माँ जो अपने बच्चे को चूम कर भेजती है इसराइल से लड़ने, हर टेररिस्ट के पीछे डजन्स ऑफ मैन एंड वुमेन आर देयर, डजन्स ऑफ मैन एंड वुमेन। यानी एक बंदे के पीछे डजन्स यानी एटलीस्ट 24 कौन होते हैं? 24 में एक टेररिस्ट है ना, उसके भाई आएंगे, उसकी बहनें आएंगी, उसके माँ बाप आएंगे, उसके कजन्स, उसके सेकंड कजन्स भी आएंगे, सबको मार दें
और ख़ास तौर पे इन माओं को जो इन सपोलियों को जन्म देती हैं और उन घरों को भी तबाह करा दें जिन घरों में ये सपोलिए पैदा होते हैं। यानी कि आयलत शकैत कह रही हैं, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, नस्ल कुशी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस फरमा रही हैं कि उनके घर तबाह कर दें, उनके सेकंड कजन तक की फैमिली तक को मार दिया जाए। इसको कंडेम बियाना साहिबा आपने कितनी दफ़ा किया है CNN में, इस बयान को कितनी कवरेज दिया है? एक पॉइंट जो कि एंटी सेमेटिक था भी नहीं, उस पर तो आपने 7 दफ़ा एंटी सेमेटिज्म की गर्दान लगा दी। आयलत शकैत साहिबा को कितनी दफ़ा आपने कहा है कि जी वो बहुत रेसिस्ट हैं, वो बहुत जेनोसाइडल हो रही हैं? कोई ऐसी बात की है आपने? हमारा भी सवाल है ना, आप सवाल करते हैं हम भी सवाल करते हैं, फिर हमने तो बात की नहीं। शाह महमूद साहब ने तो कैटेगोरिकली कहा मैं एंटी सेमेटिक नहीं हूँ, मैं एंटी सेमेटिज्म को सपोर्ट नहीं करता। अब अपने गिरेबान में भी झांकी ना, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप जेनोसाइडल मेनियक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आयलत शकैत जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी कंडेमनेशन किधर है? 7 दफ़ा आपने उस कंडेमनेशन की बात कर दी जो कि गुनाह हमने किया भी नहीं। और ये सारा एंटी सेमेटिज्म अपने गिरेबान में झांके ना ये सारे यूरोपियंस, उनकी हिस्ट्री का बर्डन हम क्यों उठाएं? ये बात श्री मुजाहिरा साहिबा ने भी अपनी ट्वीट में लिखी है तो कि अपनी अगली हिस्ट्री हमारे कंधों पर मत डालिए। आप लोग एंटी सेमेटिक रहे हैं, आप लोग ज्यूज का जेनोसाइड करते रहे। अब ज्यूज अगर जेनोसाइड कर रहे हैं, हम बात करते हैं हमारे ऊपर एंटी सेमेटिक का लेबल ना लगाएं। एंटी सेमेटिक तो आपके आबाओ अजदाद थे, और हम हर उस बंदे की मुखालफत करेंगे जो जेनोसाइड पर जाता है, जो कि जुल्मों से दम करता है। डॉक्टर साहब, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमास के रॉकेटों को कंडेम किया कि उन्हें भी इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो आपको पता है बयाना को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने बड़ा तुनक्कर कहा कि आपको पता है ना ये एंटी सेमेटिक को, आपको इनका रोना रो रहे हैं फलाना, इनको भी कंडेम करें आप, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट हमास's रोल इन स्टॉपिंग द रॉकेट। और उन्होंने इस बात पर कहा कि जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आई डोंट सपोर्ट रॉकेट अटैक्स, आई डोंट सपोर्ट द बॉम्बिंग, कि मैं इसराइली बॉम्बिंग को सपोर्ट नहीं करता, मैं रॉकेट अटैक्स को सपोर्ट नहीं करता, तो उनको बहुत बुरा लग गया। और उन्होंने कहा व्हाट अबाउट हमास's रोल इन स्टॉपिंग द रॉकेट्स। बिल्कुल सही। इस सवाल के जवाब के लिए फिर मेरा एक सवाल है। अप्रैल में 1943 में वारसा गेटो, वारसा के अंदर जो पोलैंड का दारुल हुकूमत है, एक गेटो बनाई थी नाजीज ने, और उसमें यहूदियों को बंद करके रखा हुआ था। जिस तरह यहूदियों ने इस वक्त इसराइलियों ने गजा के अंदर बंद करके रखा हुआ ना फ़लस्तीनियों को, उस तरह। तो तंग आमद बजंग आमद उन पर जुल्मों सितम किए जा रहे थे और सारा कुछ। तो उन्होंने लड़ाई कर ली, 300 नाजी फौजी मार दिए, लेकिन नाजियों ने हज़ारों यहूदी मार दिए उस रिस्पॉन्स में। ठीक, तो बियाना साहिबा से बस ये पूछा जाना चाहिए कि तो फिर हम यहूदियों को भी कंडेम करें, वारसा गेटो वाले, कि उन्होंने 300 नाजी फौजी मार दी। 300 उनके माँ बहनें नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, वो 300 घर उजाड़ दिए उन्होंने। बड़ी ज्यादती होगी जी, दोनों बराबर हो गए हैं। नाजीज बहुत जालिम है और ये यहूदी भी बहुत जालिम है, जो अपनी जान बचाने के लिए एक ऑक्युपायर के खिलाफ, एक जालिम के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनको बराबर कर देते हैं। एक लेजिटिमेट स्ट्रगल सारी दुनिया मानती है कि वारसा गेटो के ज्यूज ने की, तो हमास भी तो वही कर रहा है। बिल्कुल उनके पास भी कुछ नहीं है, वो भी बस पत्थरों से तोप का मुकाबला कर रहे हैं। यही वारसा गेटो के ज्यूज ने किया था। उनको आप हीरो कहकर सलूट करते हैं कि लिबरेशन के वो दाई हैं, तो हमास वाले क्या हैं? फिर हमारे हिसाब से अपना रेसिज्म अपने पास रखिए और डबल स्टैंडर्ड्स भी अपने पास रखिए, और हमें दर्श ना दीजिए मोरालिटी के जिस पर कभी खुद अमल नहीं किया। लेकिन अगर आपने ये चाहते हैं कि हम हमास को कंडेम करें, तो फिर साथ आप भी वारसा गेटो के उन ज्यूज को भी कंडेम करें फिर। और एक और मूवी ज़हन में आ जाती है ना, हर चीज पर तो मूवी बनी हुई है, अल्लाह के फजलो करम से कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा तो है नहीं। मूवी है डिफायंस, डेनियल क्रेग ने मेन रोल प्ले किया, तो उसको भी डायरेक्ट किया एडवर्ड ज़्विक ने, और एडवर्ड ज़्विक जो है वो भी ज्यूइश हैं। तो उसका बेसिकली वो स्टोरी कुछ यूँ है कि बेलारूस के अंदर यहूदी कुछ जो है वो नौजवान अपने हम कौमों को, यहूदियों को जर्मनों के चुंगल से बचा कर लाते हैं, उन्हें जंगल में आबाद करते हैं और जर्मनों के खिलाफ कई साल बड़ा हीरोइकली जंग लड़ते हैं, जर्मनों को काफ़ी नुकसान बचाते हैं। डिफायंस मूवी। तो डिफायंस वालों को कंडेम कर लेते हैं फिर कि वो भी बड़े जालिम लोग थे जी, इतने जर्मन मार दिए उन्होंने। हमास रॉकेट अटैक कर रहा है, डिफायंस वाले भी क्या कर रहे थे? वो भी क्या कर रहे थे? एक चीज होती है लेजिटिमेट स्ट्रगल, एक चीज होती है ऑक्यूपेशन। आप दोनों को बराबर करने की बातें कर रहे हैं और इस चीज को आप ऑब्जेक्टिविटी कह रहे हैं। शेम ऑन यू। ठीक। और डॉक्टर साहब, इंटरव्यू के कुछ बीच के हिस्से में मैं देखा शाह महमूद कुरैशी जब फ़लस्तीनियों के बेपनाह जानी और माली नुकसान का जिक्र कर रहे थे, तो नहीं आपको लगता है इख्तिलाजुल क़ल्ब में मुब्तला हो गई? बड़ा जुल्म हुआ उन्होंने कि जी फ़लस्तीन, इसराइल के भी तो बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ पर भी तो कुछ लोग मर आ गए हैं, देखें। तो इस पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है?
उसको भी करना। हाँ जी, वो बहुत उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि शाह महमूद साहब फ़लस्तीनी कैजुअलिटी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देयर ऑब्वियसली हैव बीन इजरायली कैजुअलिटीज, इफ यू आर गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट ब्रोकर देन यू हैव टू अप्रोच सच थिंग्स ऑब्जेक्टिवली एंड दैट डज नॉट सीम टू बी द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम। उन्होंने कहा आप तो ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट है ही नहीं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ उनके इंटरव्यू में जो उन्होंने कही वो थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहती हैं कि जब शाह महमूद साहब ने ये बात भी कही कि मीडिया आउटलेट्स भी टारगेट किए हैं इसराइल ने और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दे रहा, अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस की, इसराइल ने दावा किया कि उस पर जो है वो हमास का इंटेलिजेंस सेंटर भी था उस बिल्डिंग में। तो फरमाती हैं कि आई बिलीव इसराइल डिड प्रोवाइड एंड शेयर्ड इंटेलिजेंस विद द यूएस ऑन। आई बिलीव, आप बिलीव करें, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है भाई? सब्जेक्टिव वो होता है जो फीलिंग्स से रिलेटेड है, जो इंसान के ज़ाती नुक्ता निगाह के साथ हम मांगे। ऑब्जेक्टिव वो है जिसको कोई इंसान, हर इंसान के नुक्ता निगाह से वो बात दुरुस्त है। आई बिलीव, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज दैट? और आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन आपके अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि कोई एविडेंस मेरे तक तो नहीं पहुंची, ना ही मेरे साथ कोई शेयर हुई है। तो ये बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिविटी है, दर साहब हमें दे रहे हैं, अपनी ऑब्जेक्टिविटी आपकी है, और खुद आप कह रहे हैं कि जी दैट डजंट सीम टू बी द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम। सो लेट मी गिव यू समथिंग वेरी ऑब्जेक्टिव। 2008 में गजा में 1500 फलस्तीनी शहीद किए गए, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, नॉन कम्बैटेंट्स भी थे। इसराइली 13 मरे, 50,000 घर तबाह हुए फलस्तीनियों के, इसराइलियों को कोई घर तबाह नहीं हुआ। 2012 में 170 फलस्तीनी शहीद किए गए, 6 इसराइली मरे। 2014 में 2200 फलस्तीनी शहीद किए गए, जिनमें 600 से ऊपर बच्चे थे और 70 इसराइली मरे, और 20,000 से ऊपर घर तबाह किए गए। अभी इस वायलेंस स्पायरल में 250 से ऊपर फलस्तीनी शहीद हुए, टोटल 12 इसराइली मरे, 14,000 से ऊपर हाउसिंग यूनिट्स तबाह हुए, बिल्डिंग्स तबाह हुई, बहुत सारी। ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है ना, ठीक। आप बात करें ना इसराइली कैजुअलिटीज की, बिल्कुल सही, रेशो 1:30 आ रही है, तो 30 दफा हम इसराइल को कंडेम करेंगे, फिर एक बार हम इसराइली कैजुअलिटीज का भी जिक्र करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव। लेकिन वो तो कवरेज तो मिलती है कि 4-5 गुना इसराइलियों को कवरेज मिलती है और फलस्तीनियों की कोई सुनता भी नहीं है, और आई बिलीव पर काम चल रहा होता है, अपनी बारी आई बिलीव पर काम चल रहा होता है। व्हाट ऑब्जेक्टिविटी। आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि इंटरव्यू इंतहाई इंटरेस्टिंग हो गया और कुछ ज़रा हमारे जज्बात भी भड़क गए कि बयाना ने आखिर में वो जो चीन के अंदर जो आपको पता है, हाँ, उन्होंने आखिर में एक और, असल में ना वो बेसिकली उन्होंने हर वो ट्रिक यूज़ करने की कोशिश की जो उनके ज़हन में आई, लेकिन खैर उसमें भी जो है वो अगर हम गौर से देखें तो उनका अपना दामन स्याह नज़र आता है। अब क्वेश्चन क्या था कि लेट मी मूव टू अनदर एरिया। अच्छा, आप अनदर एरिया पर क्यों जा रही हैं? इंटरव्यू का एजेंडा कुछ और है, आप अनदर एरिया पर जा रही हैं। बिलो द बेल्ट वार करने की नाकाम कोशिश की। शाह महमूद साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। Uyghurs, I am wondering why aren't we hearing the same from your government? You can't just turn a blind eye to human rights abuses in one country while talking about human rights in Gaza. उन्होंने कहा आप गजा की ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करते हैं, चाइना से उइगुर्स की कोई बात नहीं करते। चाइना आपका दोस्त है, उइगुर्स का जेनोसाइड होता रहे, ये होता रहे, वो होता रहे, हम तो बड़ा खुलकर बोलते हैं। कहने का मतलब ये था आपने चुप साथ रखी है। शाह महमूद साहब ने बिल्कुल सही बात की, उन्होंने बताया कि चीन हमारा दोस्त है, हमारे उनके साथ रवाबित हैं, और टू बी ऑनेस्ट चाइनीज़ के साथ जब पाकिस्तान बात करता है इस तरह और इस तरीके से करता है जिस तरीके से चाइनीज़ रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो इनका शोर है, यही बात बयाना साहब को भी शायद कह ही देनी चाहिए थी कि आप लोगों ने जो शोर मचाया उससे उइगुर्स को कोई फ़ायदा हुआ? जरा अपने तारीख माजी में झांक कर देखिए और चीन की हिस्ट्री में नज़र दौड़ाइए, जो कि बयाना साहिबा ने शायद कभी पढ़ी नहीं होनी। 1850 से लेकर बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत चीन में बहुत बढ़ गई थी, और उसमें लीडिंग पावर्स यूएसए और ब्रिटेन थे चीन के इस्तेसाल में, और जर्मन्स। और ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने मिशनरी बहुत सारे भेजे, और कुछ चाइनीज़ जो हैं वो कन्वर्ट हो गए और वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए, और उन क्रिश्चियंस का बहाना बनाकर कि जब उनके खिलाफ कोई चीज़ होती थी, कोई ज्यादती उधर होती थी, उस चीज़ का बहाना बनाकर इन्होंने चीन पर हमले भी किए, चीन से इन्होंने कमर्शियल कंसेशन भी किए और लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। और एक प्लान स्ट्रेटजी थी कि मिशनरीज के जरिए एक अपनी क्लाइंटल पैदा की जाए, उसके बाद चीन का इस्तेसाल किया जाए, चीन एक बहुत बड़ा केक है उसको काट कर खाया जाए, और ये खाते रहे बहुत अरसा सारे।
अब आप उइगुर की बात करते हैं तो चाइनीज के जहन में वही चीज आती है कि ये वही रेड हेरिंग दोबारा क्रिएट हो रही है, फिर ये हमारे अंदरूनी मामलात में घुसना चाह रहे हैं, ये पहले भी यही करते हैं। आपको ज़ायनिज़्म की तो हिस्टोरिकल उस पर बहुत ज्यादा आप टची हो जाते हैं, लेकिन दूसरों की बारी आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में। चाइनीज के साथ आप रिस्पेक्ट से बात करें, डिस्क्रीट बात करें। ये वो कौम है जो कभी भी पब्लिक में अपने पोतड़े धोने को पसंद नहीं करती। चाइनीज कन्फ्यूशन एथिक्स में ये था कि केस करना भी गलत है, करने वाला भी गलत है, कि इस हद तक नौबत पहुंचनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कुछ हुआ आप उसको फैमिली में हल करो। पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, पाकिस्तान डिस्क्रीटली उनसे बात करता है, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन अगर आप चीन को बैकफुट पर करने की कोशिश करें, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे उइगुर्स का नाम लेकर, जो कि आप लोग कर रहे हैं, ये सारे मीडिया आउटलेट्स और इनकी गवर्नमेंट, उसका कभी अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। चाइनीज की निगाह में उइगुर फिर आपके एजेंट बन जाएंगे, वो उनके खिलाफ और सख्त हो जाएंगे। हाँ, आपको उइगुर्स में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, आप तो अपनी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ चीन को अंडर प्रेशर करना है। इस गेम में हम आपके साथ नहीं हैं, हम उइगुर्स के साथ जरूर हैं, लेकिन इस निफेरियस गेम में हम आपके इंपीरियलिज्म का साथ नहीं दे सकते। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। व्यूअर्स, देखा किस तरीके से डॉक्टर साहब ने पूरा इंटरव्यू डाइसेक्ट किया और इंतहाई बायस्ड और रेसिस्ट किस्म की खातून बयाना को जवाबात दिए। अगर ये जवाबात उनके मुंह पे मारे जाएं तो इंशाअल्लाह ताला उनको पता चल जाए कि वो किस साइड पर जा रही हैं। बयाना साहिबा को इंतहाई बायस इंटरव्यू करने पर हम शदीद मजम्मत करते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की कोई बात नहीं की और यहूदियों के मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से आगे लेती गई। थैंक यू।